नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस क्लास में कक्षा 8 व 9 में कैसे पेपर आता है, हिंदी में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, मैथ में क्या आता है, कैसे पेपर आता है, इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और एक चीज़, हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो एआई टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एआई टीचर सर पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है अच्छे से तो यस लिखिए, यस लिखिए आप लोग, ताकि इसको और कंटिन्यू किया जा सके, क्योंकि आप लोग को समझ में आएगा तभी इस चीज़ को आगे बढ़ाना ज़्यादा संभव। और बाकी कंटेंट मुझे जो लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कंटेंट बहुत अच्छा है, इसी तरीके से ही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। समझ में आ रहा है, सब चीज़ें अच्छा है तो यस लिखिए बच्चों, ठीक है। एआई टीचर की बातें समझ में आ रही है, सब चीज़ें हैं तो अच्छा है, तो यस लिखिए, ठीक। चले अब इस क्लास को देखते हैं। कोड करना है। हम इसे इस तरह से देखेंगे कि इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाएं। एक शिक्षक के नजरिए से देखूं तो अक्सर बच्चे परीक्षा के दबाव में आसान सवाल भी गलत कर देते हैं। इसलिए आज मैं एक टीचर की तरह ही इस चर्चा में जुड़ रहा हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी सवाल बिना छोड़े हल किया जाए। नियम बहुत सीधे रहेंगे। वो नियम क्या होंगे? हम हर प्रश्न को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, चारों विकल्प सुनेंगे, सही उत्तर जानेंगे और फिर परीक्षा के नजरिए से उस कॉन्सेप्ट को एक आसान उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है सेक्शन ए, यानी हिंदी। मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। जी बिल्कुल। प्रश्न 1 है, गगन शब्द का सही अर्थ क्या है? और इसके विकल्प हैं, पहला पाताल, दूसरा समुद्र, तीसरा आकाश और चौथा धरती। देखिए, इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, आकाश। ये सीधा सीधा पर्यायवाची शब्द का प्रश्न है। मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है? सही कहा। गगन का मतलब आसमान या आकाश ही होता है। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम रोजमर्रा के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि शहर में बहुत सी गगनचुंबी इमारतें हैं। हाँ, मतलब ऐसी इमारतें जो आसमान को छू रही हों। बिल्कुल। तो गगन यानी आकाश। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, अग्नि शब्द का तत्सम रूप चुनिए। इसके विकल्प है, पहला आग, दूसरा अनल, तीसरा अग्नि और चौथा पावक। इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प ही है, यानी अग्नि। यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तत्सम शब्द असल में होते क्या हैं? मैं समझाता हूं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिल्कुल सीधे हमारे हिंदी में आ जाते हैं, बिना किसी बदलाव के। अच्छा, तो अग्नि खुद ही एक संस्कृत शब्द है। एकदम सही। और जो पहला विकल्प है आग, वो तद्भव है क्योंकि वो समय के साथ बदल गया है। बाकी अनल और पावक तो आग के ही पर्यायवाची हैं। समझ गई, ये कंसेप्ट अब एकदम साफ है। तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकल्प है, पहला अति, दूसरा आ, तीसरा अत और चौथा चार। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, अति। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगते हैं। हाँ, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे यहाँ अति जुड़ा है। बिल्कुल। जब हम अत्याचार का संधि विच्छेद करते हैं तो वो बनता है अति प्लस आचार। यहाँ अति उपसर्ग है जो आचार के आगे लगा है। बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला विकल्प य, दूसरा इय, तीसरा तिय या चौथा भारत। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है इय। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यानी उपसर्ग का बिल्कुल उल्टा। एकदम सही। यहाँ मूल शब्द है भारत। जब भारत के अंत में हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो मिलकर भारतीय बन जाता है। ये शब्दों को तोड़कर समझने वाला तरीका सच में बहुत आसान है। हाँ, परीक्षा में हमेशा शब्दों को तोड़कर देखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सेक्शन ए का आखिरी प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प हैं, पहला बहुत दिनों बाद दिखाई देना, दूसरा खुश होना, तीसरा चांद देखना या चौथा गुस्सा होना। इसका सही उत्तर पहला विकल्प है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना।
मुहावरे कभी भी अपने सीधे अर्थ में नहीं लिए जाते, मतलब चांद देश में से इसका कोई सीधा लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ईद का चांद साल में एक बार ही दिखता है ना, तो अगर कोई इंसान बहुत समय तक न दिखे तो हम कहते कि अरे रमेश, नौकरी लगने के बाद तो तुम बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो हिंदी का सेक्शन यहाँ पूरा हुआ। अब हम सेक्शन बी यानी अंग्रेजी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अंग्रेजी के सवाल देखते हैं। छठा प्रश्न है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विक्ट्री। और विकल्प हैं, पहला डिफीट, दूसरा सक्सेस, तीसरा लॉस और चौथा फेल। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सक्सेस। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द, यानी अंग्रेजी का पर्यायवाची। विक्ट्री का मतलब तो जीत होता है। हाँ, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। ये दोनों सबसे करीब हैं। बाकी जो विकल्प हैं, डिफीट, लॉस और फेल, वो सब हार या नुकसान को दर्शाते हैं, जो कि इसके विलोम हो गए, मतलब एंटोनिम्स हो गए। बिल्कुल। अगला सवाल क्या है? 7वां प्रश्न एक खाली स्थान भरने का है। ब्लैंक हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। विकल्प है पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द और चौथा नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प है, द। यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का नियम लागू होता है। वो नियम क्या है? नियम यह है कि जब भी किसी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज का नाम आता है तो उसके आगे हमेशा दा का प्रयोग होता है। इसलिए हम द हिमालयाज कहते हैं। ये तो सीधा सा ग्रामर का रूल हो गया। 8वां प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ डिफिकल्ट। विकल्प है पहला हार्ड, दूसरा इजी, तीसरा टफ और चौथा हैवी। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, इजी। ऑपोजिट का मतलब तो विलोम ही होता है ना। हाँ, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल। तो मुश्किल का उल्टा आसान यानी इजी होगा। यहाँ हार्ड और टफ तो डिफिकल्ट के ही सिनोनिम्स हैं और हैवी का मतलब भारी होता है। समझ गई। 9वां प्रश्न है ए बंच ऑफ ब्लैंक, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। विकल्प है पहला काउज, दूसरा कीज, तीसरा स्टूडेंट्स और चौथा वाटर। यहाँ सही उत्तर दूसरा विकल्प है, कीज। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। हर चीज के समूह के लिए अंग्रेजी में अलग शब्द होता है ना? बिल्कुल। बंच का मतलब होता है गुच्छा, और गुच्छा हमेशा चाबियों का या अंगूरों का होता है। तो गायों के लिए क्या इस्तेमाल होगा? गायों के समूह को हर्ड कहते हैं और छात्रों के समूह को क्लास कहते हैं। वाटर तो गिना ही नहीं जा सकता, इसलिए उसका कोई गुच्छा नहीं होता। लॉजिकल है। अंग्रेजी सेक्शन का आखिरी यानी 10वां प्रश्न है, राम ब्लैंक श्याम आर प्लेइंग टुगेदर। विकल्प है पहला बट, दूसरा और, तीसरा एंड और चौथा सो। इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प है, एंड। यहाँ कंजंक्शन या संयोजक का नियम लगा है। मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला शब्द। सही कहा। वाक्य कह रहा है कि राम और श्याम एक साथ खेल रहे हैं। जब दो लोग मिलकर कोई एक काम कर रहे हो तो उन्हें जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अंग्रेजी का सेक्शन भी पूरा हुआ। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर, जो है मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित में अक्सर बच्चों को थोड़ा डर लगता है, लेकिन हम इसे बहुत सरल रखेंगे। बिल्कुल। 11वां प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो -15 से 5 अधिक हो। विकल्प है पहला -20, दूसरा -10, तीसरा 10 और चौथा 20। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, -10। नेगेटिव नंबर्स अक्सर उलझा देते हैं। हाँ, सोचने में लगता है कि 15 और 5 जुड़कर 20 हो जाएंगे। यही गलती होती है। इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। वो कैसे काम करती है? जब आप -15 पर खड़े हैं और आपको उसमें 5 अधिक करना है यानी जोड़ना है, तो आप संख्या रेखा पर दाईं तरफ यानी राइट साइड चलेंगे। अच्छा, तो -14, -13 ऐसे करते हुए। हाँ, ऐसे 5 कदम चलने पर आप -10 पर पहुंच जाएंगे। इसलिए -10 सही है। बहुत ही आसान विजुअलाइजेशन था ये। 12वां प्रश्न पढ़ती हूँ। समीकरण हल करें। x/4 = 3/2। विकल्प है पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 8। इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प है, 6। जब भी ऐसा समीकरण हो तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा कर देना चाहिए। मतलब तिलछा गुणा करना है। बिल्कुल। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को वहीं छोड़ देते हैं, नीचे जो 4 है उसे दूसरी तरफ ले जाकर 3 से गुणा कर देते हैं। तो वो हो गया 3 × 4 यानी 12। हाँ, और 12 को नीचे वाले 2 से भाग दे दीजिए। 12/2 होता है 6। आ गया उत्तर। ये तो कुछ ही सेकंड्स का काम था। 13वां प्रश्न ज्योमेट्री से है। यदि एक कोण 50 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? विकल्प है पहला 40 डिग्री, दूसरा 130 डिग्री,
तीसरा 50 डिग्री और चौथा 90 डिग्री। इसका सही उत्तर पहला विकल्प है, 40 डिग्री। पूरक कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत सीधा सा नियम है। ऐसे कोई भी दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है, उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो अगर एक कोण 50 है तो बस 90 में से 50 को घटा दीजिए, आपके पास 40 डिग्री बचेगा, वही उत्तर है। समझ गई। 14वां प्रश्न में है 500 का 20% कितना होगा? विकल्प है पहला 50, दूसरा 100, तीसरा 150 और चौथा 200। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, 100। प्रतिशत निकालने का सबसे तेज तरीका क्या है? जिस भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, उसे प्रतिशत से गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए। मतलब 500 गुणा 20/100। हाँ, तो 100 के 2 जीरो से 500 के 2 जीरो कट गए, बचा 5 और 20। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो सीधा 100 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 15वां प्रश्न अनुपात का है। अमित, सुमित और रोहित में 600 रुपए को 1:2:3 में बांटा गया। सुमित को कितने रुपए मिले? विकल्प है 100, 200, 300 या 400। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, 200 रुपए। इसे कैसे बांटते हैं? सबसे पहले सारे अनुपातों को जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 यानी कुल 6 हिस्से हुए। ठीक है, कुल हिस्से 6 हो गए। अब कुल रुपयों को यानी 600 को 6 हिस्सों में बांट दीजिए, तो एक हिस्से की कीमत आई 100 रुपए। और सुमित का अनुपात बीच वाला है यानी 2। बिल्कुल सही। तो सुमित को 2 हिस्से मिलेंगे, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 रुपए हो गए। बहुत ही लॉजिकल है। 16वां प्रश्न है, एक वर्ग यानी स्क्वायर की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? विकल्प हैं पहला 40, दूसरा 100, तीसरा 20 या चौथा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का तो सीधा फॉर्मूला होता है ना? हाँ, फॉर्मूला है भुजा गुणा भुजा यानी साइड इनटू साइड। तो 10 को 10 से गुणा किया, 100 आ गया। बच्चे कई बार परिमाप निकालकर 40 लिख देते हैं, वो गलत है। क्षेत्रफल हमेशा गुणा से निकलता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। 17वां प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होती है? विकल्प है पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा समकोण और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर तीसरा विकल्प है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इसी पर काम करती है? बिल्कुल, इसका नियम ही है कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, और ये सिर्फ 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज में ही संभव है। समझ गए। गणित का आखिरी 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं है? विकल्प है 1, 100, 0 या 5। इसका सही उत्तर तीसरा विकल्प है, 0। 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम चीजें गिनना शुरू करते हैं। गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है ना, 1, 2, 3। हाँ, हम कभी 0 से तो नहीं गिनते। बिल्कुल, 0 असल में एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, प्राकृतिक नहीं। चलिए, गणित भी बहुत अच्छे से पूरा हो गया। अब सेक्शन डी पर आते हैं, साइंस यानी विज्ञान। साइंस बहुत ही दिलचस्प विषय है, चलिए देखते हैं। 19वां प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प है NaCl, H2O, CO2 या O2। ये तो बहुत बेसिक है। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, H2O। इसमें H और O क्या है? H हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलते हैं तो पानी यानी जल बनता है। 20वां प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? विकल्प है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। इन दोनों परिवर्तनों में फर्क क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वो है जिससे आप वापस पुरानी स्थिति में ला सके, जैसे पानी से बर्फ बनी और बर्फ पिघलकर वापस पानी बन गई। लेकिन जंग के साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लोहे पर जब जंग लगता है तो वो एक नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बन जाता है। उसे आप वापस एकदम साफ नया लोहा नहीं बना सकते। रूप हमेशा के लिए बदल गया, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। 21वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम यानी सबसे कम होती है? विकल्प है ठोस, द्रव, गैस या निर्वात, जिसे वैक्यूम कहते हैं। इसका सही उत्तर चौथा विकल्प है, निर्वात यानी वैक्यूम। आवाज को तो हवा चाहिए होती है ना ट्रैवल करने के लिए। बिल्कुल, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। हवा हो, पानी हो या कोई धातु हो।
निर्वात का मतलब है जहां कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं। अंतरिक्ष की तरह। हाँ, वहां कोई कण नहीं होते तो ध्वनि यात्रा ही नहीं कर पाती, इसलिए वहां चाल न्यूनतम यानी शून्य होती है। 22वां प्रश्न बायोलॉजी से है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प है रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरी-बेरी। सही उत्तर दूसरा विकल्प है स्कर्वी। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें मुख्य रूप से मसूड़ों से खून आने लगता है और इसका सबसे अच्छा इलाज है खट्टे फल खाना, जैसे नींबू या संतरा। 23वां प्रश्न है सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा है? विकल्प है ओ, ए, बी या ए बी। इसका सही उत्तर चौथा विकल्प है ए बी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब जो किसी से भी खून ले सके? एकदम सही। ए बी ब्लड ग्रुप वाले आपात स्थिति में किसी से भी खून ले सकते हैं और इसका उल्टा होता है ओ ग्रुप, जिसे डोनर कहते हैं क्योंकि वो सबको खून दे सकता है। 24वां प्रश्न है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर कौन है? विकल्प है लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या रबर। सही उत्तर तीसरा विकल्प है तांबा यानी कॉपर। सुचालक वो होते हैं जिनमें गर्मी आसानी से पास होती है, राइट? हाँ, तांबा एक धातु है, इसलिए ये गर्मी और बिजली दोनों को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है, जबकि लकड़ी, प्लास्टिक और रबर कुचालक हैं। वो खुद जल जाएंगे लेकिन गर्मी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारा विज्ञान का हिस्सा भी पूरा हो गया। अब हम आखिरी सेक्शन ई पर आ गए हैं, सामाजिक विषय और सामान्य ज्ञान। चलिए इस आखिरी हिस्से को भी हल करते हैं। 25वां प्रश्न है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विकल्प है 4 साल, 5 साल, 6 साल या अनिश्चित काल। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है 5 साल। ये हमारे लोकसभा चुनावों से जुड़ा है ना? बिल्कुल, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का तय होता है। 26वां प्रश्न इतिहास से है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? विकल्प है 1526, 1556, 1761 या 1857। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है 1556। ये युद्ध किनके बीच हुआ था? ये युद्ध मुगल सम्राट अकबर और दिल्ली के हिंदू शासक हेमू के बीच लड़ा गया था। 27वां प्रश्न हमारे संविधान पर है। संविधान में कितने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है? विकल्प है 11, 6, 10 या 12। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है 6। ये मौलिक अधिकार इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये अधिकार देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देते हैं। इन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। 28वां प्रश्न भूगोल का है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विकल्प है प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या अटलांटिक। सही उत्तर तीसरा विकल्प है आर्कटिक। और सबसे बड़ा प्रश्न है हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत यानी पैसिफिक ओशन है और सबसे छोटा आर्कटिक है जो उत्तरी ध्रुव के पास है। 29वां प्रश्न है आगरा का ताजमहल किस शासक ने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब। ये तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। सही उत्तर दूसरा विकल्प है शाहजहां। उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। बिल्कुल। और अब इस पेपर का आखिरी यानी 30वां प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? विकल्प है 78%, 21%, 0.03% या 50%। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है 21%। तो हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है जो लगभग 78% है और जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन 21% होती है। तो इसी के साथ हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सभी 30 सवाल पूरे हो गए और इस सामग्री के अंत में परीक्षण देने वाले छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। वो क्या है? इसमें लिखा है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रैक्टिसिंग, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मतलब परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, अभ्यास करते रहें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। एक शिक्षक के तौर पे मैं भी यही कहूंगा। आज हमने जिस तरह हर सवाल के पीछे का कारण समझा है, अगर बच्चे ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ें तो परीक्षा में सवाल कैसे भी घुमाकर आ जाएं, वो कभी नहीं घबराएंगे। रटने से कुछ नहीं होता, समझना जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। बिल्कुल। और अब जब हम चर्चा खत्म ही कर रहे हैं तो आखिरी सवाल में जो वायुमंडल की बात हुई उससे मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? हमने देखा कि हवा में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। दोनों मिलाकर 99% हो गए। हाँ।
तो वो जो बचा हुआ सिर्फ 1% हिस्सा है, जिसे हम हर पल अपनी सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं, वो क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो 1% हिस्सा हमारे पर्यावरण और आज के जलवायु परिवर्तन के इस बड़े संकट में कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सबको सोचना चाहिए और खुद पता लगाना चाहिए। वाकई ये तो बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। वो 1% कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसी शानदार विचार के साथ आज की इस डीप डाइव चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं।